हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 41 में से रूल 11 से लेकर के रूल 21 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें रूल 11 कहता है पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। रूल 11 में कहा गया है कि जो निचले न्यायालय को सूचना भेजे बिना अपील खारिज करने की शक्ति। अपील कोर्ट में जिस डेट को फाइल की गई उस पर हियरिंग के लिए कोर्ट एक डेट डिसाइड करेगा। उस कोर्ट में अपील के एडमिशन के लिए कि अपील एडमिट हो जाए उसके लिए एक डेट डिसाइड करेगा और उस डेट पर जो अपीलार्थी है, जो अपीलांट है या उसका प्लीडर है, उसकी बात सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि वह अपील वास्तविक आधारों पर और रीजनेबल फाइल की गई तो उसे एडमिट कर सकता है, अदरवाइज सुनने के पश्चात उस अपील को खारिज कर सकता है। अगर जिस दिन हियरिंग के लिए अपील लगाई गई उस दिन अगर अपीलांट या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं होता है अपनी बात कहने के लिए, तब भी कोर्ट उस अपील को खारिज कर सकता है और खारिज करने का कारण लिखेगा कि इसमें पर्याप्त ग्राउंड नहीं है। जो भी कोर्ट को उचित लगता है उस बात को वो लिखेगा। इसके बाद रूल 11A कहता है टाइम विद इन विच हियरिंग अंडर रूल 11 शुड बी कंक्लूडेड। रूल 11A कहता है समय जिसके भीतर नियम 11 के अधीन सुनवाई समाप्त हो जानी चाहिए। जो रूल 11 में कहा कि एडमिशन की बात करते हैं कि जब कोर्ट में अपील फाइल की गई तो उस अपील का डिसाइड होना कि वाकई में अपील मेंटेनेबल है या नहीं, जिस दिन कोर्ट में अपील फाइल किया गया उस दिन से 60 दिन के भीतर उस अपील का डिसाइड हो जाना जरूरी है कि वह अपील एडमिट है, चालू रहेगी या खारिज होगी। ये बात रूल 11A में कहा। रूल 12 में कहते हैं डे फॉर हियरिंग अपील की सुनवाई के लिए दिन। अब अपील एडमिट हो गई। अगर अपील एडमिट हो गई, एडमिट होने के पश्चात कोर्ट उस अपील पर नेक्स्ट सुनवाई की तारीख डिसाइड करेगा। जब अपील खारिज नहीं हुई तो नेक्स्ट सुनवाई की कोर्ट डेट फिक्स करेगा और जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए नोटिस वह जारी करेगा, उसको नोटिस भेजा जाएगा। अब रूल इसमें 13 ओमिटेड कर दिया गया, इसको हटा दिया गया रूल 13 को। रूल 14 कहता है एप्लीकेशन एंड सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डे फॉर हियरिंग अपील। रूल 14 कहा अपील की सुनवाई के दिन की सूचना का प्रकाशन और तामील। अभी हमने कहा कि नेक्स्ट डेट कोर्ट फिक्स करेगा, तो जब नेक्स्ट डेट कोर्ट फिक्स करेगा उस दिन कोर्ट जो है वह अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजने का ऑर्डर करेगा और नोटिस के साथ में जो अपील का मेमोरेंडम है और जो ऑर्डर है जिसको लगाया गया है उसकी एक प्रति भेजी जाएगी। अगर वह प्रति तामीला हो जाती है तो वो नेक्स्ट डेट पर अपोजिट पार्टी हियरिंग के लिए उपस्थित होगी। अगर तामीला किसी प्रकार नहीं हो पाता है तो कोर्ट उसका डेली न्यूज़पेपर में जो वहां का लोकल है उसमें प्रकाशन करवा सकती है
और प्रकाशन करवा करके कोर्ट में अपोजिट पार्टी को उपस्थित होने की सूचना दिला सकती है। अब इसका रूल 15 भी ओमिटेड कर दिया गया, हटा दिया गया। रूल 16 कहता है राइट टू बिगिन। राइट टू बिगिन, रूल 16 कहता है शुरू करने का अधिकार। कोर्ट में अपोजिट पार्टी अपियर हो गई, अपियर होने के बाद में अब सुनवाई करने का अधिकार कौन पहले सुनाएगा? तो अपीलार्थी जो है, जो अपीलांट है, वो अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखेगा। कोर्ट के समक्ष रखने पर अगर कोर्ट उसकी बात को उचित समझता है अपोजिट पार्टी के ऑब्जेक्शन पर, तो उसको खारिज कर सकता है। अगर उचित समझता है तो उसको अलाउ कर सकता है और अपोजिट पार्टी को उसका उत्तर देने के लिए कह सकता है। अपोजिट पार्टी उस अपील मेमोरेंडम का उचित उत्तर कारण से देगा और उसके बाद अपोजिट पार्टी अपनी बात को सुनाएगा। ये बात हो गई रूल 16 की। अब रूल 17 कहा डिसमिस ऑफ अपील फॉर अपीलांट्स डिफॉल्ट। रूल 17 कहता है अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना। सुनवाई के दिन जो नेक्स्ट डेट अपोजिट पार्टी ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया या उपस्थित हो गई और नेक्स्ट हियरिंग की डेट लग गई, नेक्स्ट हियरिंग डेट के दिन अपीलार्थी किसी कारण उपस्थित नहीं हो पाता या पुकार होती है, पुकार पर वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता, तो कोर्ट उसकी अपील को खारिज कर सकता है। और यदि अपोजिट पार्टी, प्रत्यर्थी अपोजिट पार्टी कोर्ट में उपस्थित नहीं होती है, अपीलांट उपस्थित हो जाता है, तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी एक पक्षीय अपील को सुनवाई कर सकता है। एक पक्षी प्रोसीड करके उसकी सुनवाई कर सकता है। अब रूल 18 इसका ओमिटेड कर दिया, रूल 18 भी हटा दिया गया। रूल 19 कहता है रीएडमिशन ऑफ अपील डिसमिस फॉर डिफॉल्ट। रूल 19 इसका कहता है व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई अपील को पुनः ग्रहण किया जाना। जो अपील रूल 11 सब क्लास 2 या रूल 17 में अपीलार्थी की गलती या अपीलार्थी के ग्राउंड्स पर या अपोजिट पार्टी के नॉन अपीयरेंस पर खारिज की जाती है, तब उस पर अपीलार्थी के द्वारा कारण सहित प्रार्थना पत्र देने पर अगर कोर्ट उचित समझता है कि जो अपील खारिज की गई उसमें गलती नहीं थी, उसका रियल रीजन है, तो वह खर्चे पर अपील को फिर से चालू कर सकता है। ये बात रूल 19 में कही। अब रूल 20 में पावर टू एडजर्न हियरिंग एंड डायरेक्ट पर्सन अपीयरिंग इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पोंडेंट्स। रूल इसका 20 कहता है कि सुनवाई को स्थगित करने और ऐसे व्यक्तियों को जो हितबद्ध प्रतीत होते हो प्रत्यर्थी बनाए जाने के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति। उस अपील के दावे में जो पार्टी थे उनमें से अगर अपीलार्थी ने किसी को नहीं बनाया और उसका हित उसमें निहित है, तो कोर्ट जो टाइम लिमिटेशन है अपील का एडमिट होने का, अपील का होने का, अगर उसके भीतर है तो वह उस दिन सुनवाई नहीं करेगा, पहले अपील को आगे बढ़ा देगा और अपीलार्थी को ऑर्डर करेगा कि इसको जो छूट गया जिसका इसमें हित है उसको पक्षकार बनाए। अगर वह एडमिशन टाइम या वह अपील का टाइम निकल गया तो फिर जब तक कोई उचित कारण नहीं होगा तब तक छूटे हुए को पार्टी नहीं बनाया जाएगा। इस बात को रूल 20 कहा। रूल 21 कहता है रीहियरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स अगेंस्ट हुम एक्स पार्टी डायरेक्ट मीट। रूल 21 कहता उस प्रत्यर्थी
के आवेदन पर पुनः सुनवाई जिसके विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री पारित की गई है। दोनों पार्टी उसमें उपस्थित थी। उपस्थित होने के पश्चात हियरिंग में एक पक्षकार अपोजिट पार्टी उस दिन नहीं उपस्थित हुआ और हियरिंग हो करके उसको ऑर्डर कर दिया गया। तब अपोजिट पार्टी प्रार्थना पत्र उचित कारण सहित दे सकती है कि इस वजह से, इस कारण से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया, उसका उचित कारण है, इसलिए उसको सुनवाई करने का अवसर प्रदान किया जाए। जो ऑर्डर या डिक्री पारित की गई उसे रोक दिया जाए और उसकी बात सुन करके जो दोनों पक्ष का फाइनल ऑर्डर है उसको पारित किया जाए। तो कोर्ट यदि उचित समझती है कि वो जो प्रार्थना पत्र पर ग्राउंड दिए गए वो ग्राउंड वास्तव में सत्य है, अपोजिट पार्टी लापरवाही नहीं, उचित कारण के तहत उपस्थित नहीं हो पाई थी, तो कोर्ट उसको उचित खर्चे पर अलाउ कर सकती है और उसकी बात पुनः सुन करके फाइनल ऑर्डर पारित कर सकती है। ये बात रूल 21 में कहा है। तो अभी रूल 11 से लेकर के रूल 21 तक ऑर्डर 41 के क्लियर हो गए होंगे। अब रूल 22 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।